हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेशन चल रहा था उसमें हमने पहले और दूसरे लेक्चर बताए थे जिसमें सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि सबसे पहले मेरा जो टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी का होगा। तो उसी के क्रम में बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये तीसरा लेक्चर है जो कि जिसमें हम बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरी जो चीज़ें हैं कि बिफोर बायोटेक्नोलॉजी लर्निंग। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के पहले आप समझ लीजिए, लिखा भी है कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड बायोटेक। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोटेक में कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं। जैसा कि प्रीवियसली आपने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा था और उसमें आपने समझा कि साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो उसमें आपकी जो काम की चीज़ जो थी वो न्यूक्लियोप्लाज्म और उससे रिलेटेड कंपोनेंट जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में आपने देखा था। यानी एक अगर पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अगर इसको हम सेल माने तो सेल का सबसे बाहरी लेयर जो होगा, अगर एनिमल सेल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होगी, प्लांट सेल होगा तो सेलुलोज की बनी होगी। ठीक, और ये जो होगा और उसमें सेल वॉल होगा। ठीक, और यहाँ पे जो अंदर जो होंगे क्या होंगे कि सेल ऑर्गेनल्स व्यवस्थित होंगे और उसके अंदर सबसे अंदर जो कंट्रोलिंग पार्ट जो होगा वो होगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के भी क्या होंगे कि दो पार्ट्स होंगे, एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियोलस। और उसी न्यूक्लियोलस में आपने डीएनए और आरएनए को देखा होगा जो कि लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं। अब डीएनए और आरएनए की बात करें तो उस क्रम में जो पहला जो पॉइंट है आप देखें तो वो है जीन। जीन क्या है? फंडामेंटल हेरिडिटरी यूनिट, मतलब फंडामेंटल हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है कि ऐसे लक्षण, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक, यानी अनुवांशिकी लक्षण बोलते हैं। ठीक, अब याद रखिए ये अनुवांशिकी लक्षण किस फॉर्म में जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? वो होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड की जहाँ तक हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड भी दो तरीके की होती हैं। एक होता है डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो याद रखिए कि जो जीन होता है वो मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए से मिलकर के बना होता है। और ये जो होते हैं कि आपको जो जीन होंगी ये किस अवस्था में दिखेगी? ये नॉर्मल नेकेड आई से नहीं दिखेगा, ये दिखेगा उस अवस्था में जब सेल डिवीजन हो रहा हो। तो सेल डिवीजन हो रहा होगा तो उसमें एक कंडेंस स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में पाए जाएंगे जिसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो उस अवस्था में दिखेगा। तो पहले आप जीन जो पढ़ रहे हैं जीन के बारे में देख लें कि अब याद रखिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो याद रखिए कि लगभग 2 से 3 मिलियन जीन्स मतलब ह्यूमन में पाए जाते हैं। और लगभग फंक्शनल जीन जो होते हैं या फंक्शनल जीनोमिक्स की बात करें तो 25 से 30 हज़ार जो जीन होती हैं वही फंक्शनल जीनोमिक्स या जीन का निर्माण करती हैं। और इसी के तहत जो प्रोग्राम शुरू किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी पूरे ह्यूमन के जो जीनोम है या उसकी जीन व्यवस्था है उसको प्रॉपर सीक्वेंस किया जाए और उसके आधार पे जो है डायग्नोस किया जाए कि उस अगर जो जेनेटिक जो डिजीजेज हैं उनको क्वांटिफाई किया जाए, किस तरीके से उस पर प्रॉपर रिसर्च की जाए। तो इन सब के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें मेनली ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का मेन कार्य था। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे कि इसमें आप देखोगे कि उसके तहत जो प्रोजेक्ट किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत या और भी तमाम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की गई तो उसमें देखा गया कि लगभग 99% जो जीन होता है पूरे जो है ह्यूमैनिटी में, देखें चाहे वो पर्सन किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, लगभग उसमें जीन 99% सेम होगा। लेकिन 1% जीन जो होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। ठीक, और वही डिफरेंसेस क्या होती हैं कि अलग अलग लेवल से बताती हैं कि कौन से इनके रूट क्या होंगे, किनके रूट क्या होंगे। और उसको हम जो है जो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन की कैटेगरी में देख सकते हैं कौन कौन से एंसेस्ट्रल, किसका रिकॉर्ड क्या है, किसकी कौन सी जेनेटिक ट्री कौन सी है। तो इसके बेसिस पे इसका अध्ययन किया जा सकता है। अब इस क्रम में आप देखोगे कि डीएनए, अब दूसरा पार्ट है डीएनए। इसका लोकेशन क्या होता है? सेल न्यूक्लियस के अंदर रहता है। याद रखिए कि जब सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहेगा यानी न्यूक्लियस के अंदर जब पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर जो है सॉरी न्यूक्लियर डीएनए, उसको न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। लेकिन जब यही अगर जो डीएनए न्यूक्लियस में ना हो करके अगर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला जाएगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ लोकेटेड होता है? ये साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होता है। तो साइटोप्लाज्म में होने के बावजूद भी इसको हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलेंगे।
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और यही क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए, और कई अदर जो है ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें भी ये डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो अमाउंट होती है बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक, दूसरा क्या होता है, याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का काम करता है। इंफॉर्मेशन स्टोरिंग किस रूप में होता है, ये जो डीएनए, तो ये बेसिकली बेसिस के रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और वो बेसिस कौन कौन सी होती हैं, अगर डीएनए की बात करेंगे तो एजीटीसी होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के रूप में ये स्टोर करेगा, कोड करेगा, मतलब कोडिफाई करेगा। ठीक है, और यदि यही आरएनए होगा तो वहाँ पे एजीसी तो कॉमन होंगे, लेकिन थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। बस यही मेन डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। ठीक, दूसरा क्या डिफरेंस होता है, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो है एंटी पैरेलल सीक्वेंसेस इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो इनके बीच में क्या होती हैं, बेस पेयर्स लगी होती हैं, और इन्हीं के बेसिस पे इसमें अंतर किया जाता है। लेकिन वही आरएनए रहेगा तो आरएनए में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, मतलब केवल एक ही आपको इस तरीके से जिगजैग पैटर्न पे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, और उसके में क्या होंगी, बेसेस लगी होंगी। ठीक, इसके बाद से आप देखोगे कि डीएनए में, अब डीएनए का मेन फंक्शनिंग क्या होता है कि इसको सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंसिंग करने को ही सीक्वेंसिंग का मतलब आइडेंटिफाई करना कि पर्टिकुलर बेस, कौन से बेस किस बेस के साथ जुड़ेंगे, यानी एडेनिन और जो है ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन साइटोसिन की बात करें, सबकी बात करें, तो उसमें देखेंगे कि जो है कौन किससे, तो ए का कई बार टी से बाइंडिंग होगा, जी का जो है सी से बाइंडिंग होगा, तो इस तरीके से सब में जुड़ाव होता है। तो इसी को अगर जो है प्रॉपर लेवल पे एक मेथड के द्वारा जब इनमें मैचिंग की जाती है या सिमिलरिटी चेक की जाती है, कंपैरेटिव एनालिसिस की जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो सीक्वेंसिंग पे सबसे बड़ा काम जो है सेंगर ने किया था। ठीक, और इसी के क्रम से आगे जो है पूरा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के माध्यम से इसको पढ़ोगे। ठीक, इसके बाद से देखोगे कि न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है दोस्तों, जब याद रखिएगा कि तीन चीजें मिलकर के, यानी नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है फास्फोरस, यानी फास्फोरिक एसिड की बात करें, ठीक, और शुगर, इन तीनों को मिला करके क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और यही न्यूक्लियोटाइड जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ जुड़ते हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बोला जाता है। ठीक, और यही एक डीएनए का या जीन का एक लंबा सा श्रृंखला तैयार करते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसके बाद से क्या होता है कि याद रखिएगा डीएनए के अंदर एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ बेसिस, मतलब ये क्या करता है कि अपने ही जैसी प्रतिकृति बनाने का प्रयास करता है। यानी एक डीएनए की कॉपी हजारों कॉपी बनाने में मदद करती है, आरएनए की कॉपी हजारों कॉपी बनाने में मदद करती है। ठीक, जैसा कि अभी आप लेटेस्ट में एक घटना देख रहे हो कि जो कोरोना वायरस क्या है कि पैंडेमिक डिजीज के रूप में फैला हुआ, तो इसके जो जीनोम का जो स्टडी किया जा रहा है, यानी इसका जीनोम क्या होगा, आरएनए होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो उसको किसके माध्यम से इसको चेक किया जाता है, वो है आरटीपीसीआर के माध्यम से, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, तो इसके माध्यम से किया जा रहा था। ये क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करने का काम करेगा, यानी उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा, जिसके माध्यम से एक कम जेनेटिक मटेरियल को भी एक ज़्यादा मात्रा में उसको बना करके और स्टडी किया जाए, और उसके जीनोम को आइडेंटिफाई किया जाए कि इसमें किस तरीके के म्यूटेंट हैं, क्या हैं, उसकी न्यूक्लिक एसिड की जो है नेचर किस तरीके का है, और किस लेवल से इसका मोड ऑफ स्प्रेड है। तो याद रखिएगा कि ऐसे ही डुप्लीकेशन ऑफ बेसिस जो होती हैं डीएनए की प्रॉपर्टी होती है, यानी अपने ही बेस को क्या करते हैं कि डुप्लीकेट करते हैं, यानी उसकी ही एग्जैक्ट कॉपी बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद से क्या है, पैक एज थ्रेड और क्रोमोसोम। याद रखिएगा ये डीएनए जो होते हैं ये आपके न्यूक्लिक एसिड या सिंपली क्या है कि न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस जहाँ पे भी लोकेटेड होता है, इस जगह पे ये क्या है कि पैकिंग के फॉर्म में होता है, यानी खूब ज़्यादा ये मतलब कॉम्पैक्ट पैकिंग के रूप में, यानी बहुत जो है एक तरीके से जिग जैग मोशन में ये क्या होगा, व्यवस्थित होगा। ठीक, और यही जो होगा, जो पैकिंग होगी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद से याद रखिएगा इसमें जो डीएनए जो होगा वो टाइटली क्वाइल्ड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली क्वाइल्ड होगा। वो किसके सहारे जुड़ा होगा, वो एक प्रोटीन के सहारे जुड़ा होगा जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक,
और याद रखिएगा कि डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, याद रखिएगा डीएनए निगेटिवली चार्ज। आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए भी आपने प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ा होगा कि आरएनए 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, दूसरा होता है एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। तो इस आरएनए का मेन फंक्शनिंग क्या होता है? सेल ग्रोथ में, मल्टीप्लिकेशन में, और भी आप जो देखोगे कि एजिंग में, सेल डिवीजन में इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद से आप अगला पार्ट देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा ये जितने टॉपिक हम बता रहे हैं, इन टॉपिक का आप एडवांस बायोटेक्नोलॉजी जो कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके एप्लीकेशंस पढ़ाए जाएंगे, जो कि जिसका रेलेवेंस आपके पीटी से लेकर के और आपके मेंस तक इसका रेलेवेंस काफ़ी है। तो याद रखिए कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एक पॉइंट पता रहे, ठीक। इसके बाद से क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन की हम बात करें तो याद रखिए डीएनए मेक कॉपी ऑफ इट्स सेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या करता है कि अपनी एक कॉपी बनाता रहता है सेल डिवीजन के समय, यानी जितना ज़्यादा सेल डिवीजन होगा उतना ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब सिंपली समझ लीजिए कि एक अगर जो डीएनए चेन है तो उससे बहुत सारे डीएनए बनाना, यही कहलाएगा आपका रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन आपको लगता होगा कि बड़ा आसान प्रोसेस है, लेकिन आसान प्रोसेस नहीं है, ठीक। याद रखिए कि अब ये डीएनए को जो चेन है, जो डीएनए इस तरीके से मैंने बनाया, क्रोमोसोम्स बना दिया है यहाँ पे, इस क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ ये डीएनए, और ये डीएनए में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब यहाँ से डीएनए जो होता है ब्रेक हो रहा है, यानी ब्रेक होने के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत होगी जिसका नाम होगा हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद दोनों चेन्स को फैला देगा। अब फैलाने के बाद से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ अमाउंट में यहाँ पे जो बेसेस जो होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी, यानी ऊपर की बेसेस अलग, नीचे की बेसेस अलग, और यहीं से क्या होगा कि कुछ चीज़ों को ऐड किया जाएगा। उस ऐड करने के बाद से क्या होगा कि दो नए मतलब आपको डीएनए चेन्स देखने को मिलेंगे, डीएनए स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, डीएनए स्ट्रैंड देखने को मिलेगी, और इनका फर्दर डिवीजन बहुत फास्ट गति से होना शुरू होता है। यानी तो आप देख सकते हो कि 1 मिनट के अंदर बहुत सारे डीएनए कॉपी बन जाती है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो रेप्लिकेशन फार्क हो गया। अब इस रेप्लिकेशन फार्क के तहत देखोगे कि यहाँ पे जो बना हेलिकेज एंजाइम से ये पूरा जो गांठें बधी थी वो खुल गई। अब खुलने के बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे 2 एंजाइम और जरूरत पड़ेंगी, एक होगा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जो 2 पार्ट्स में बटे हैं, तो एक ओरिजिनल टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होगा और यहाँ पे भी एक होगा। तो ये बस आप इसको अपने भाषा में इस तरीके से समझ लें कि 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, और डिवाइड होकर के एक स्ट्रैंड अंदर की तरफ जाएगा तो दूसरा स्ट्रैंड बाहर की तरफ आएगा, यानी इसी तरीके से इनमें प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ पे कुछ अमाउंट में प्राइमर भी लगेंगे, प्राइमर एक छोटा डीएनए का आरएनए का टुकड़ा होता है, लगेगा, और एक 2 नए डीएनए स्ट्रैंड या 2 नए डीएनए चेन्स बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसमें याद रखिए कि जो एक चेन आगे की तरफ जाएगी उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जो चेन पीछे की तरफ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और यहाँ पे 2 एंजाइम्स का यूज किया गया है। पहला हेलिकेज जो कि चेन को ओपन करने के लिए, या जहाँ से वो चेन खुलेगा, ठीक, जहाँ से वो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगी? टूटेंगी, सेपरेट होंगी, तो उसके लिए हेलिकेज का यूज होगा। और डीएनए पॉलीमरेज का बेसिकली ये ऐड होने के लिए या नया चेन बनाने के लिए जो चीज़ें यूज होंगी उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज का यूज होगा, ठीक। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका जो है डीएनए रेप्लिकेशन का काम। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है जिसको आपको अपने बायोटेक के लिए पढ़ना होगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए पढ़ना होगा। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि आपको आगे समझने में बड़ा आसान कर देंगे। तो इसको आप देखिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। याद रखिए कि जो डीएनए जो है आपने पहले पढ़ा, अब उसी डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या होगी, ठीक। अब डीएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस के बीच में एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, सेगमेंट है, जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, यानी क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। और डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। याद रखिए डीएनए से जो एमआरएनए की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक। अब याद रखिए कि इसका उल्टा अगर जो हम देखें, एमआरएनए से डीएनए बनने को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है,
ओके। और ये वाली जो प्रोसेस जो होती है ये उल्टा नहीं होते, यानी आप देखोगे कि डीएनए से एमआरएनए में क्या होगा कि एक अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन यहाँ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिए कि डीएनए से जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसको रीड करने का जो काम करता है वो एमआरएनए करता है, और इस पूरे प्रक्रिया में रीड करने का जो काम होता है या जो बनने का, इसमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो कि पहले आपने पढ़ चुका है, बताया है मैंने प्रीवियसली। और ये डीएनए पॉलीमरेज भी 3 तरीके की होती हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको समझे रहिए, ठीक। तो ये डीएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए बना, तो इसने क्या किया, डीएनए में जो भी कोडिफाइड इंफॉर्मेशन उसको रीड करने का काम किया। अब रीड करने के बाद से क्या है, ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज मैंने लिख भी दिया है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि अब एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन के लिए क्या होगा कि जरूरी चीज़ें जो हैं एमाइनो एसिड्स का, अब इस एमाइनो एसिड्स को लेकर के कैसे प्रोटीन बनाएगा, तो याद रखिए कि इस जगह पे एमआरएनए का जो इंफॉर्मेशन जो होगा उसको प्रोटीन तक बनाने के लिए जो होगा एमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके एमआरएनए से रीड करना, कोड्स को रीड करना। और कोड्स रीड किस फॉर्म में होगा, कोडान के रूप में होगा। और कोडान क्या होता है, 3 लेटर फॉर्मेट का एक सीक्वेंस होती है, ठीक, जिसके माध्यम से आप जो है पूरे प्रोटीन व्यवस्था को समझोगे, समझने में मदद मिलेगी। तो याद रखिए कि लगभग 20 तरीके की अमाइनो एसिड्स होती हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल होती हैं, 10 नॉन एसेंशियल होती हैं। तो इन सभी अमाइनो एसिड से आप क्या होगा, जेनेटिक कोड का निर्माण होगा, और उस जेनेटिक कोड के निर्माण के माध्यम से, यानी सिंपली समझ लो आपके समझने के लिए कि एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण के लिए जो है एक बीच में एक और आरएनए की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और इस आरएनए के माध्यम से क्या होगा कि एक कोड को मतलब रीड करते हुए या मतलब करते हुए और राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सिंपली ये प्रोसेस हो गया। आपके समझने की चीज क्या है एग्जाम के लिए कि डीएनए से एमआरएनए बना, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बना, उसको ट्रांसलेशन कहेंगे, इसकी रिवर्स प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और इसको जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस था, इसको एक साइंटिस्ट ने नाम दिया था, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया था, और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इतना आपने समझ लिया। और एमआरएनए से प्रोटीन बना, इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। और इस प्रोसेस में पूरा जेनेटिक कोड का यूज होता है, ट्रांसफर आरएनए का यूज होता है, राइबोसोम का यूज होता है, और ये सब प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसी प्रोटीन के निर्माण के द्वारा पॉलीपेप्टाइड जो है सीरीज का या श्रृंखला का भी निर्माण होता है, जिसमें प्रोटीन की एक लंबी चेन बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद से आप देखोगे इसका एक छोटा सा प्रोसेस हम बता सकते हैं। यहाँ पे देख लो कि ये हो गया आपका एक सीक्वेंस है, मतलब डीएनए सीक्वेंस है। अब डीएनए सीक्वेंस में 2 तरीके की चीजें हैं, एक है एक्सॉन, एक है इंट्रॉन। एक्सॉन मतलब कोडिंग सीक्वेंसेस क्या कहलाएंगी, वो एक्सॉन कहलाएंगी, और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन कहलाएंगी। तो सिंपल इसको आपको समझना ये है कि जितने रेड कलर वाले हैं उनको किनारे कर देना है, यानी इंट्रॉन एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है, लेकिन रेलेवेंस के लिए ज़रूरी है, इसके निर्माण के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे जितने भी ब्लू लाइन से खींची हुई हैं, ये क्या हो जाएंगी, एग्जैक्ट आपके जो मटेरियल्स होंगी, मतलब ये पूरी प्रोसेस यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर यहाँ से ट्रांसलेटेड यानी प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन ये प्रोटीन जो होता है किस रूप में होता है, कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म में नहीं होता है। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अमीनो एसिड्स का पीटीएम, पोस्ट ट्रांसलेशनल में जो है मॉडिफिकेशन का, और इसके बाद से प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, थोड़ी समझने में दिक्कत होंगी, लेकिन इसको बस इतना याद रखिएगा, काम की चीज़ बस इतना ही है। जीनोम के बारे में अब देखते हैं अगला पार्ट। जीनोम याद रखिएगा, बहुत जगह आप जब भी पढ़ोगे पूरी बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पर जीनोम करते हुए आएगा, तो इसको एक बार समझ लीजिए। जीनोम क्या होता है, लिख दिया है कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड एज द जीनोम। इट कंटेन्स ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर जीनोम की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, किसी इंडिविजुअल के वो जीनोम के अंतर्गत आती हैं। यानी एक तरीके से एक
इंडिविजुअल के या एक ऑर्गेनिज्म के जो भी उसकी पूरी कुंडली है वो किस फॉर्म में होगी, उस जीनोम के फॉर्म में, यानी उस जीनोम में पूरी उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि उसके किस किस तरीके से उसके एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड हैं, क्या उसके मतलब पेरेंट्स के क्या रिकॉर्ड हैं, या उसमें कौन कौन से जो गुण हैं अवगुण हैं, ये सभी चीज़ें जो होंगी उस जीनोम के फॉर्म में होंगी। ठीक, तो इसको आप समझ लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्जाम में एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि जीनोम पे आ गया क्वेश्चन। उसके बाद से ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में देखिए। ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम जो है ये किसके फॉर्म में, डीएनए के रूप में बना होता है, यानी पूरा डीएनए का एक सेट होता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे पूरे ऑल इंस्ट्रक्शंस कोडेड होते हैं। और ये कोडेड किस फॉर्म में होते हैं, 4 बेसिस के रूप में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के रूप में। और याद रखिए यहाँ से डीएनए से जो एमआरएनए बना, यानी इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, तो ये जो बनता है तो इसको डीएनए ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ठीक, और यही जो प्रोसेस अगर जो प्रोटीन के लिए होता है तो यहाँ पे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ठीक, अब याद रखिए कि ट्रांसक्रिप्टोम की डिफिनीशन क्या होगा, और ट्रांसक्रिप्टोम 2017 की प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीएससी में। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, बाईपास मत करिए, इसको समझते चलिए, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं, इसको देखते चलिए। कलेक्शंस ऑफ ऑल जीन रीड आउट प्रेजेंट इन सेल, मतलब जितने भी जीन रीड आउट जो है प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक, जितने भी जीन की पूरा जो ये रीड कर रहा है यही क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्टोम। या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझने के लिए जिस मैकेनिज्म की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं। या एक तरीके से देख सकते हो ट्रांसक्रिप्टोम का जो डेटाबेस होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो देखा गया था, उसमें क्या था, अननोन जीन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई किया गया। जैसे कैंसरस सेल, कैंसरस सेल का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड द कैंसर। मतलब कैंसर का मतलब यही होता है कि सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, मतलब उसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इसका मेन और ट्रांसक्रिप्टोम का अगर जो क्रक्स देखा जाए कि आखिर एक करता क्या है ट्रांसक्रिप्टोम, एक्सप्लेन हाउ टू जीन फंक्शन, मतलब किस तरीके से जीन फंक्शन करता है, इसको पूरी मैकेनिज्म को समझाने का जो काम करता है वो होता है ट्रांसक्रिप्टोम। तो पार्ट्स है वो है जीनोमिक्स का। जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन, जीन के सीक्वेंस को स्टडी करना विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जीन की सीक्वेंसिंग को स्टडी जो करना वो क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। और याद रखिए कि ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ए सेल, मतलब जो भी सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, जो कि हम प्रीवियसली बता चुके हैं। ठीक, अब याद रखिए कि ये जीनोमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। बायोलॉजी और मेडिसिन में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में, यानी एग्री इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो एग्री इंडस्ट्रीज में आप देखोगे कि डिफरेंट जैसे प्लांट्स फूड प्रोडक्ट की बात करें या कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करें तो इन सब में इनकी जीन सीक्वेंसिंग की जाएगी। अगर जो ख़राब जीन वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक, तो उनको अगली जनरेशन में बेटर रिजल्ट जो है देने के लिए उसके जीन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की जाएगी, कुछ नए जीनों का समावेश किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि उनमें बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से फूड प्रोडक्शंस में जितने सीरियल्स हैं, जितने आपके पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब के भी जीन व्यवस्था में परिवर्तन की जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आज डेट में फूड प्रोडक्ट को लेकर के और एग्री प्रोडक्ट को लेकर के जो कि कमर्शलाइज नहीं है अगर जो, तो जैसे नॉन फूड आइटम, तो नॉन फूड आइटम के लिए तो जब अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन फूड आइटम के लिए अगर उनकी जीन व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो ये आज एक डिबेट का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर जीन व्यवस्था में, जीन अरेंजमेंट में कुछ परिवर्तन कर दें तो कहीं ही वो ह्यूमन हेल्थ के साथ एडवर्स कंडीशन ना दिखाने लगे, यानी ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली वो इम्पैक्ट करने ना लगे। तो इस चीज़ों से बचने के लिए इस पर अभी भी रिसर्च क्या है, जारी है। और इसके लिए क्या है, जैसे कि आप प्रीवियसली एक इशूज क्रिएट हुआ था DMH11, DMH या सिंपली कह दें मस्टर्ड को लेकर के। मस्टर्ड के मतलब एक इसको क्या किया गया था कि ये बोला गया कि सरसों का जो प्लांट है इसके जीन में कुछ परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन करके एक बेटर रिजल्ट प्राप्त किया जाए। जो है तर्क क्या था इसके आगे कि एक न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट होगा, टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, प्रोडक्शन बहुत हाई होगा, ठीक। लेकिन जितने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और भी जितने बायोलॉजिस्ट हैं, इनका एक तर्क था कि कहीं ना कहीं ये ह्यूमन जो है एक के वेलफेयर के लिए एक थ्रेट न बन जाए, ठीक। तो इस पे अभी भी काफ़ी मतलब इस पे
लूप एंड हॉल्स चल रहे हैं, या इस पे आप देख रहे हो कि इस पे काफ़ी अभी डिबेट्स चल रही है, तो डिबेट का विषय है पूरा का पूरा। तो आप देखोगे जीनोमिक्स के माध्यम से एक बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कि जिससे डिफरेंट लेवल पे आप जीन अरेंजमेंट को देख सकते हो, उसमें क्योर के बारे में समझ सकते हो कि कहाँ अगर जो कोई दिक्कत है तो उसकी जीन एडिटिंग के माध्यम से उसको सही किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। तो इसमें एक और चीज़ देखोगे, डिस्कवरी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए भी जीनोमिक्स का जानकारी होना बहुत जरूरी, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जीन थेरेपी भी आता है कि पर्टिकुलर और कहीं प्रॉब्लम हो पूरे जीन व्यवस्था में, तो उस जीन व्यवस्था को कैसे सही किया जाए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी। तो माइक्रो अरे भी 3 तरीके की होती है, एक होता है डीएनए माइक्रो अरे, एक होता है प्रोटीन माइक्रो अरे, तीसरा होता है टिश्यू माइक्रो अरे। तो इन तीनों के माध्यम से किस तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए जाएं, तो ये सभी चीज़ें भी आप देखोगे कि ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। इसके बाद से आप देखोगे जीनोमिक टेस्ट। जीनोमिक टेस्ट के माध्यम से आप ब्रेस्ट कैंसर में देखोगे कि ब्रेस्ट कैंसर को किस तरीके से रोका जाए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो जीन होता है BRCA1 जीन जो होती है, तो उसको बढ़ता चला जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए। कैंसर का मतलब क्या, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। मतलब क्या है कि जो है वहाँ के जो सेल्स होती हैं उसमें अचानक ग्रोथ होना बहुत तेज और गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, जिसको किस तरीके से चेक किया जाता है, इसको भी चेक करने का जो तरीका है वो जीनोमिक्स में ही मिलेगा, जीन एडिटिंग में मिलेगा, जीन मॉडिफिकेशंस में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इसी तरीके जीनोमिक्स के तरीके से ही अगला जो पार्ट है वो प्रोटियोमिक्स का है। प्रोटियोमिक्स का मतलब, प्रोटियो का मतलब क्या हो गया, सीधे प्रोटीन की बात की जा रही है। तो याद रखिए, कलेक्शन ऑफ प्रोटीन इन एन इंटायर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक पूरे ऑर्गेनिज्म में जो है प्रोटीन की जितना कलेक्शंस की जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि प्रोटियोम बोलेंगे। ठीक, अब याद रखिएगा कि एक सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन बन रहे होते हैं, यानी हर एक जीन से रिलेटेड एक अलग अलग तरीके की प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी आपके अगर चेहरे की चमक की बात करें तो उसके लिए अलग प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट होती है, और बॉडी के और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अलग प्रोटीन्स की मतलब ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आपने 1 जीन 1 एंजाइम का कॉन्सेप्ट अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो पढ़ा होगा बिडल एंड टाटम का। ठीक, तो आप सिंपली उसमें न जाकर के इतना ही बस समझिए, कलेक्शन ऑफ प्रोटीन इन एन इंटायर ऑर्गेनिज्म। एक पूरे ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जितने भी प्रोटीन का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटियोम कहलाएगा। और इसी की जो स्टडी होगी, मतलब सेल के अंदर, ठीक है, या डिफरेंट सेल्स एक सेल के अंदर या डिफरेंट सेल के अंदर पूरे मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटियोमिक्स बोला जाएगा। अब याद रखिए प्रोटियोमिक्स का सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा देखा कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, डिस्कवर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शन को डिस्कवर करें, आइडेंटिफाई करें। अगर प्रोटीन को अगर आप कई पार्ट्स में डिवाइड करो तो प्रोटीन लगभग 4 तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी प्रोटीन, एक होती है सेकेंडरी प्रोटीन, एक होता है टर्सरी प्रोटीन, एक होता है क्वाटरनरी प्रोटीन। तो प्राइमरी प्रोटीन बिल्कुल सिंपलर होती है जिसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होती हैं। सेकेंडरी प्रोटीन में क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, यानी बीटा स्ट्रक्चर, अल्फा स्ट्रक्चर, इस तरीके से पढ़ोगे, बीटा प्लीटेड सीटेड हो गए। जो है टर्सरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होगा, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में वो प्रोटीन जो होगा बहुत ज़्यादा फोल्डिंग के फॉर्म में होगा, मतलब मॉलिक्यूलर चैपरॉन, चैप्रोनिन, इनके रूप में आप सुनोगे। तो ये आपको नहीं जानना, बस थोड़ा बहुत बता दीजिए। यानी डिस्कवर आप फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटियोमिक्स की स्टडी कराई जाती है। और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन इंटरेक्शन इन एंड आउट सेल। मतलब प्रोटीन का इंटरेक्शन किस तरीके का है सेल के अंदर और सेल के बाहर, इसकी भी प्रॉपर स्टडी करने के लिए क्या होता है कि प्रोटियोमिक्स की जरूरत होती है। तो इसको सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं अपने आंसर को लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आपका पार्ट जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स खत्म हो गया। इसके बाद से अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है बचा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उस टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। याद रखिएगा, इन दिस फील्ड आई हैव 4 year एक्सपीरियंस because I have lab experiences in the bioinformatics as bioinformatician. Okay? तो दोस्तों इस क्रम में आप देखोगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। पहले इसको लेमैन के तरीके से समझो कि स्टडी ऑफ बायोसाइंसेस, मतलब बायोसाइंस का स्टडी, यानी जितने डीएनए आरएनए एप्लीकेशन जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसकी स्टडी थ्रू आईटी, यानी स्टडी ऑफ बायोसाइंसेस थ्रू आईटी इज कॉल्ड एज द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मतलब आईटी के सहारे अगर बायोसाइंसेस की जो स्टडी की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। अब याद रखिएगा इसके तहत होता क्या है। इसके तहत सबसे खास जरूरी चीज़ क्या है कि जो भी आपके जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं या प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, इन सभी को एक स्टोर करना, एक्सप्लोर करना और इसको किसी न किसी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में ले आना, ये क्या कहलाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। यानी कंप्यूटर में उस पूरे डीएनए डेटा को रख लिया गया और उसके बाद से उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस की जा रही है, उसके सीक्वेंस की एनालिसिस की जा रही है, ये कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए क्या जरूरी है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ठीक, और उसके साथ साथ क्या है, बायोलॉजिकल मटेरियल्स की जरूरत है, ठीक। अब इसमें देखिए खास चीज क्या है, स्टोरेज प्लस एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है, स्टोरेज और एनालिसिस का काम। दूसरा क्या, आइसोलेट सीक्वेंस ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जेनेटिक सीक्वेंस, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक सीक्वेंस, वो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ह्यूमन हो सकता है या कोई भी कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, कुछ भी हो सकता है। इन किसी भी जो अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाए उनके जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग की जाती है, उसकी जीन संरचना के बारे में जानते हैं, इवन वायरसेस के बारे में भी जो जानते हैं, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, इसी के तहत आप बोलोगे, ठीक। आइसोलेट प्लस सीक्वेंस ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जेनेटिक सीक्वेंस नीड टू स्टोर एंड एनालाइज, मतलब उसको स्टोर करना और एनालाइज करना। इसके बाद से क्या है, कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस में कंपेयर किया जाता है एक जीन का दूसरे जीन से, एक जीन का दूसरे अलग अलग जीनों से, मतलब पार्ट से, एक प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन से, ठीक। तो प्रोटीन का तो इसके लिए भी अपना एक डेटाबेस होता है, प्रोटीन का अपना अलग डेटाबेस है, जैसे प्रोटीन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, पीडीबी बोलते हैं इसको। फिर जीन का जीन डेटा बैंक की बात करेंगे। तो इन सब में अपने अपने सीक्वेंसेस होती हैं और इन्हीं सीक्वेंसेस से क्या होते हैं कि इसकी सिमिलरिटीज का कितने लेवल से किसी ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है, कितना मतलब उसका क्या एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड हो सकता है, कहाँ कहाँ तक इसमें डिजीज फैलने के चांसेस हैं, तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना। तो ये सभी चीज़ें कंप्यूटेशनल डेटा के माध्यम से जो आज की डेट में काफ़ी आसान हो चुका है, ठीक। इसके बाद देखोगे इसमें जो टूल्स यूज होंगे, तो टूल्स क्या होंगे, सीक्वेंस एनालिसिस किसके करेंगे, डीएनए और प्रोटीन की जाएगी। और इसके लिए जो डेटाबेस की जरूरत होगी, वो चाहे डीएनए का डेटाबेस हो चाहे प्रोटीन का डेटाबेस हो। इसके बाद से इसके यूजेस देखते हैं दोस्तों। इसकी यूजेस क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन में एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड क्या होगा, इसको पता करने के लिए इसकी जरूरत होती है किसकी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। दूसरा क्या होता है, टू स्टडी द जेनेटिक डिजीजेज। जेनेटिक डिजीजेज जो है जिसको एक नॉर्मल तरीके से पता कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि यही बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया जाता है, जिसके तहत क्या है कि माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी यूज होती है और भी कई तरीके के जो टेक्नोलॉजीज हैं, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है। और इसके तहत क्या होता है, सीक्वेंस की सिमिलरिटी मैच की जाती है, ठीक। और साथ साथ में कौन से जेनेटिक डिजीज हो सकते हैं, कौन से जीन को डिजीज है, तो उस जीन का प्रॉपर इलाज जीन थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। पर्टिकुलर कौन सा म्यूटेशन हुआ उसकी जानकारी ली जाती है और उसके माध्यम से इफेक्टिव डिजीज अगर डायग्नोस हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। इसके बाद से क्या है, टू स्टोर लार्ज डेटाबेस। लार्ज डेटाबेस का भी जो है स्टोर करने का काम आता है, जैसे कि इसको फोरेंसिक्स के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा जितने भी क्राइम सीन्स होती हैं या जहाँ क्राइम होता है, या पेरेंटल डिस्प्यूट्स का पता करने के लिए कि कई बार जैसे आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर पेरेंट अपने बच्चे को नहीं मानते हैं कि हमारा बच्चा है कि किसका है, तो इस तरीके से डीएनए टेस्ट के माध्यम से, जो डीएनए टेस्ट वगैरह के लिए भी क्या होता है, उसमें भी होता क्या है कि सीक्वेंस की सिमिलरिटीज को मैच की जाती है। तो फोरेंसिक्स में भी इसका बहुत बड़ा यूज है क्राइम्स में को आइडेंटिफाई करने में। तो उसके लिए क्या होता है कि सीक्वेंस ही चाहिए और सीक्वेंस के माध्यम से सस्पेक्ट का, ठीक है, सीक्वेंस और पर्टिकुलर जो है दूसरे एक काउंटर पार्ट जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका सीक्वेंस, दोनों को मैच करा करके जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसने क्राइम किया है। तो एक ये भी आप देख सकते हो। एक और खास चीज़ जो है याद रखिएगा, इस पूरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो सिनेरियो है, इसमें आप देखोगे कि एल्गोरिदम की यूज होती है। अब एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, यानी एक पूरा ऐसा मशीनरी है जिसमें बायोलॉजिकल डेटा को मैथमेटिक्स के माध्यम से, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, ठीक है, और भी कई माध्यमों से क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है और उसकी सीक्वेंस की सिमिलरिटीज को मैच कराया जाता है, देखा जाता है कितने लेवल तक मैच है, नहीं है, ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी। और एल्गोरिदम में क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल जो कोड्स होती हैं, इस कोड्स के माध्यम से क्या होती हैं कि पहचाना जाता है कि एक मतलब एक तरीके से प्रोग्राम लिखे जाते हैं, सिंटैक्स होते हैं, तो इसके माध्यम से पहचाने जाते हैं। इसके बाद से क्या आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है पूरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। दूसरा क्या होता है कि डेटा बैंक के रूप में ये काम आता है।
ठीक। तो एक तरीके से आज की डेट में ये बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है, जिसके माध्यम से क्या है कि ये अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी भी देता है और चैलेंजेस भी इसके हैं, ठीक, जिसको आप आगे जाकर के इसको और अच्छे से देख सकोगे। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको हर फील्ड की एक जनरलाइज लेवल पे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि पूरे सेक्शन में आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल अगर किसी को भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इसके क्वेश्चंस को लिख सकता है, पूछ सकता है, और एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन से पूछ सकता है और इसको समझने का प्रयास कर सकता है। साथ ही साथ अपने आंसर्स को लिख सकता है। आप चाहे तो कोई क्वेश्चन अगले बार जो लेक्चर होंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिसको आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल आशा करता हूँ कि सभी चीज़ समझ में आई होंगी, और कोई दिक्कत होगा तो आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के डाल दीजिएगा, उसका आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।